हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट है नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको जीएस और हिंदी दोनों सेक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोनों अगर जीएस और हिंदी वाले दोनों सेक्शन को एक ही वीडियो में अगर कंप्लीट कराया जाए तो फिर इससे वीडियो थोड़े लेंथी हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। इसलिए हिंदी वाले सेक्शन को अलग और जीएस वाले सेक्शन को अलग कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। उसमें कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे आंसर आप टिक करें और लास्ट में एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। बाकी जिस सेक्शन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अभी समय पर्याप्त है और मोटो या कह सकते हैं कि अपने खुद से के एनालिसिस से जो है आप लोग ये ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आप लोगों का कौन सेक्शन कमज़ोर है, किस सेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी जो आपकी आर जीएस वाले जो सेक्शन है, जो जीएस के प्रैक्टिस सेट्स हैं, उसके लिए अलग प्रैक्टिस सेट बना दिया गया है। और हिंदी वाले सेक्शन के लिए जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, जहाँ पर अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वहाँ से जा कर के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। यहाँ अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। ऊट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगर गोंडवाना संरचना की बात करें तो इसका जो विकास हुआ है गोंडवाना संरचना का, मुख्य रूप से ये भू संचलन की क्रिया द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ। और इसमें अवसादों के निक्षेपण द्वारा जीवाश्म युक्त जो अवसादी चट्टान है इनके रूप में इनके वहाँ पे धंसने और इसमें जो है अवसादीकरण के परिणाम स्वरूप एक लंबे अंतराल के बाद इसमें गोंडवाना संरचना का विकास हुआ, जो मुख्य रूप से कोयला प्रधान है। और इसमें भी अगर पूछ ले कि भारत में जो कोयला पाया जाता है वह किस प्रकार का कोयला है, तो भारत का जो कोयला है मुख्यतः विटुमिनस प्रकार का कोयला है। ठीक है, विटुमिनस। और भारत का 98% जो कोयला है यह गोंडवाना संरचना से ही प्राप्त होता है, गोंडवाना संरचना से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। पूर्वी भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा। देखिए इसमें जो है पूर्वी भारत की जो पहाड़ियाँ हैं इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है। इसका हो जाएगा आपका मिसमी, डाफला, मिकिर और मिजो। ये आपका सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में जो या उत्तर पूर्व का जो हिमालय है या पूर्व का जो हिमालय है इसके अंतर्गत जो है एक सेकंड, पूर्व के हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत इसका जो श्रेणियाँ हैं यह पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो फैली हैं और इन्हें पूर्व में अलग और पश्चिम में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसमें अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी है, डाफला पहाड़ी है, मिरी पहाड़ी और आबोर है। ठीक है, उसके साथ साथ पटकाई भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में है मिजो, त्रिपुरा में त्रिपुरा, असम में है मिकिर पहाड़ी। असम, मणिपुर और नागालैंड की जो सीमा है यहाँ पर बरेल श्रेणी पाई जाती है। और यह तीनों जो राज्य हैं इनके बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। बरेल श्रेणी जो है असम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है और यह तीनों जो है राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, ये भी याद रखिएगा। बाकी मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी जो है मुख्य रूप से मेघालय में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लेटेराइट मृदा वृक्षों वाली फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लेटराइट मृदा की अगर हम बात करें तो यह जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका विकास होता है। यह मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ वर्षा के कारण जो ऊपरी मृदा की जो ऊपरी परत होती है निक्षालन के कारण या तो मृदा की आंतरिक परत में चली जाती है या फिर से उसका डिपोजिशन जो है कहीं और हो जाता है। ठीक है, जिससे जो उस मृदा में लौह और खनिजों के जो कण होते हैं वह मृदा के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और यह मृदा जो है अनुर्वर हो जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के जो भंडार है यह पाए जाते हैं। ठीक,
तो इसका जो सही आंसर ए वाला आपका तो सही है। और इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है, ये भी आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, नीति, जेलेपला, जोजिला और शिवकिला। इसमें आपको बताना है कौन सा इनमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, नीति दर्रा है उत्तराखंड में, जेलेपला है आपका, जेलेपला किस राज्य में है, जेलेपला आपका है शिवकिला है आपका हिमाचल प्रदेश में, जेलेपला है सिक्किम में और जोजिला है जम्मू कश्मीर में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के बारे में बताइए कौन सा विकल्प सही है। यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है और इसके प्रभाव से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ITCZ के बारे में सभी विकल्प आपका सही है। ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसका जो यह है मुख्य रूप से विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला लो प्रेशर का क्षेत्र है। ठीक है, और यह जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके आगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें बड़े जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है। क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समताप या फिर ताप। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। समताप मंडल जो है बड़े जेट विमानों की उड़ान के लिए यहाँ पर आदर्श दशा पाई जाती है और इसके पीछे जो रीज़न है ये है कि यहाँ पर जो मौसमी घटनाएं हैं या कह सकते हैं कि मौसमी अनिश्चितताएं जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे मौसमी या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जिस कारण यह जेट विमान या वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा यहाँ पर पाया जाता है। सी इसका सही हो जाएगा। एल नीनो के सक्रिय होने से भारत में मानसून कमजोर होता है। लानीना के सक्रिय होने से पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय भाग के तापमान में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। एल नीनो और लानीना, एल नीनो जो है हमें 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है और जिस वर्ष एल नीनो प्रभावी होता है उस वर्ष भारतीय मानसून कमज़ोर होता है और जिस वर्ष लानीना प्रभावी होता है उस वर्ष भारतीय मानसून जो है मजबूत होता है। ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि एल नीनो जो है वह भारतीय मानसून के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है जबकि लानीना जो है यह भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने की अगर हम बात करें, गन्ना जो है यह एक उष्ण और उपोष्ण, गन्ने को उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए 21 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके लिए जो आर्द्र जलवायु है, इसके लिए आर्द्र जलवायु इंपॉर्टेंट होती है। अगर आर्द्र जलवायु में इसे बोया जाए तो वहाँ पे गन्ने की पैदावार और उसमें जो रस की मात्रा है वो अधिक होती है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें अगर हम बात करें तो भारत ब्राज़ील के बाद गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, पहला आपका सही गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ नदियाँ दी गई हैं और इनकी सहायक नदी से सम्मिलित करना है। कावेरी की सहायक नदी कौन है। कावेरी की सहायक नदी है कामिनी। कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता है और महानदी की सहायक नदी है हसदेव। इसका सही आंसर 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और शुष्क ऋतु पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला गलत है दूसरा सही है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर पश्चिमी ढलान की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गलत हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर पूर्वी ढलान की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, न कि पश्चिमी ढलान की अपेक्षा पूर्वी ढलान पर। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर जो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं और वह व्यापारिक महत्व की होती हैं और कुछ वनस्पतियाँ जैसे आबूनस हो गया, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, यह जो है महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, पहला गलत है दूसरा सही। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में देखिए, यह उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में दोनों कथन सही हैं, ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी करती है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कार्य दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है, ठीक है। मेघाच्छादित जब बादल में, या कह सकते हैं कि जब रात में बादल छाए रहते हैं, ठीक है, उस समय ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि पृथ्वी से जो दीर्घ तरंगों के रूप में सौर विकिरण का जो परावर्तन होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है, वह बादलों से टकराकर, जो मेघाच्छादित बादल है उनसे टकरा के पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जिससे जो धरातल है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो तापमान है वो भी उच्च बना रहता है। इसके साथ साथ ओस का निर्माण नहीं होता है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन भूकंपी तरंगों में धरातल पर सबसे अधिक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, धरातली या फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धरातली तरंग, जिसे एल वेव के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक तरंग को पी और द्वितीयक तरंग को एस वेव के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो उत्पन्न होती है प्राथमिक तरंग की उत्पत्ति होती है। और प्राथमिक तरंग की हम बात करें तो यह ठोस, द्रव और गैस, मतलब ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में गमन कर सकता है, ठीक। द्वितीयक तरंग जो यश तरंग है यह केवल ठोस माध्यम में गमन करता है, ठीक है। और जो आपका एल तरंग है इसे धरातली तरंग कहा जाता है। यह जहाँ पे भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, भूकंप मूल से जब भूकंपी तरंगें आती हैं और धरातल पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें जहाँ पर महसूस की जाती हैं, वहाँ से एक तीसरे प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे एल तरंग या एल वेव्स कहा जाता है। और पृथ्वी पर, या कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो क्षति हानि या फिर हानि होती है वह धरातल या फिर एल तरंग से ही होती है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर या फिर नाइट्रोजन? कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन ये तीनों गैस निकलती हैं ज्वालामुखी उद्गार के बाद, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। और अगर ये पूछ ले कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो वो है आपका जलवाष्प, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खनिज या फिर खनिजों का उपयोग आभूषण के निर्माण में होता है? पैरोक्सिन, माइका या फिर ओलिविन? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलिविन का उपयोग जो है आभूषण के निर्माण में किया जाता है। बाकी पायरोक्सिन की बात करें, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन इसमें शामिल होता है। और पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% जो पार्ट है वह पायरोक्सिन से ही बना है, ठीक। और यह ज़्यादातर उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका जो रंग है वह हरा या फिर काला होता है और इसका उपयोग आभूषण के निर्माण में नहीं होता है, ठीक। माइका की बात करें, इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका यह सभी पाया जाता है। और पृथ्वी की परपटी में इसका 4% पाया जाता है, मतलब पृथ्वी की जो परपटी है उसका 4% माइका से ही बना है, ठीक है, माइका से बना है, ठीक। और इसका उपयोग भी आभूषण के निर्माण में नहीं होता, बाकी विद्युत उपकरणों के निर्माण में इसका थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में देखिए, यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। यह जीवाश्म ईंधन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। चिली का तट विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। चिली का तट विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ जो है आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ जो है यह विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। महासागरीय ताप के बारे में देखिए, ताप प्रवणता क्षेत्र से तापमान में तीव्र गिरावट प्रारंभ होती है। महासागरों के निचले भाग में सूर्य की ऊष्मा का पारेषण संवहन की प्रक्रिया से होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। ताप प्रवणता क्षेत्र से तापमान में तीव्र गिरावट प्रारंभ होता है, यह गलत है, ठीक है, ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, समुद्री जल का वह क्षेत्र जहाँ तापमान में 500 से लेकर कि 1000 मीटर तक की गहराई में तीव्र गिरावट देखने को मिलता है, उसको ताप प्रवणता या फिर थर्मोक्लाइन कहा जाता है। और जल के कुल आयतन का लगभग 90%
गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है और इस क्षेत्र में जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, तो पहला जो है आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। पृथ्वी के सापेक्ष जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो वृहत ज्वार आता है। वृहत ज्वार होने में एक बार केवल अमावस्या के दिन होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बृहत ज्वार की अगर हम बात करें, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। और जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तीनों जब एक सीधी रेखा में होते हैं उस समय ज्वारी उभार या इनका जो कह सकते हैं कि सूर्य का और चंद्रमा का संयुक्त जो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय प्रभाव है वह पृथ्वी पर पड़ता है और इस समय ज्वार की जो ऊंचाई है वह अधिक होती है और इसे बृहत ज्वार कहा जाता है। और यह स्थिति जो है महीने में 2 बार होती है, पूर्णिमा और अमावस्या को। ठीक है, महीने में 2 बार होती है, पूर्णिमा और अमावस्या को। तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि महीने में 1 बार होता है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा या फिर धाराएं हैं? क्यूरोशिवो, आयोशिवो या फिर हमबोल्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्यूरोशिवो है। ठीक है, क्यूरोशिवो जलधारा है। ठीक, क्यूरोशिवो। और प्रशांत आयोशिवो की अगर हम बात करें, यह ठंडी जलधारा है। यह भी प्रशांत महासागर में ही प्रवाहित होती है, लेकिन यह ठंडी जलधारा है। और क्यूरोशिवो जो है यह गर्म जलधारा। हमबोल्ट को पेरू जलधारा के नाम से भी जाना जाता है और ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर शनि? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि। इसका जो घनत्व है वह जल से भी कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आर्द्रभूमि का है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि चिल्का झील है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत में जो आर्द्रभूमि का क्षेत्र है वह 50 लाख हेक्टेयर नहीं, लगभग 39 लाख हेक्टेयर के आसपास है। ठीक है, 39 लाख हेक्टेयर के आसपास। तो पहला गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह वन सर्वाधिक मात्रा में स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। यह वन सबसे अधिक मात्रा में स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, गलत है। मैंग्रोव वन की अगर हम बात करें, मैंग्रोव वन जो है यह जल व ज्वारी प्रवाह वाली सकरी खाड़ी में आड़े तिरछे वन विभिन्न रूप से पाए जाते हैं। उसके साथ साथ मैंग्रोव वन जो है लवणीय जल, कच्छ, ज्वारी, सकरी खाड़ी, पंक मैदान, ठीक है, ज्वार नदमुख है, जो कीचड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं या कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, राज्य दिया गया है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में, ठीक, छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण के बारे में देखिए। वन्यजीव संरक्षण 1972 यह संकटापन्न प्राणियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 1991 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसके अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है? हवा, ऑक्सीजन, वर्षा या फिर नाइट्रोजन? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्षा के द्वारा जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है यह स्वच्छ किया जाता है। ठीक है, जब प्रदूषण का लेवल या कह सकते हैं कि प्रदूषण जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो इसमें कृत्रिम वर्षा के द्वारा भी इसे कम करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, या बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसके जो प्रदूषण होता है वर्षा के साथ धरातल या पृथ्वी पर नीचे गिर जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे और भारत में टीन का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है आपका गलत है। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से राजस्थान से कुछ टीन प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करें तो ठीक है, और वे टीन का जो आयात है मुख्य रूप से अफगानिस्तान से होता था, और वहाँ भी सीमित मात्रा में इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। और यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे औजार पश्चिमी एशिया, मिस्र, इनकी अपेक्षा जो है कम देखने को मिलता है। ठीक, और उनमें भी टीन की मात्रा कम है। भारत के ज़्यादातर हिस्से में वास्तव में जो कांस्य युग है, अर्थात ऐसा युग जिसमें औजार और हथियार अधिकतर कांसे के होते थे, ठीक है, यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक, तो इसका जो है आपका 20 है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है कि भारत में टीन का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं, टीन नहीं बल्कि भारत में कांसे के सामान जो है अधिक मात्रा में पाए गए, चाहे वो हथियार हो या फिर सिक्के। इससे ये जानकारी मिलती है कि भारत में जो है कांसे का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, न कि टीन का। टीन का जो है कुछ मात्रा में आयात किया जाता था, अफगानिस्तान हो गया, मिस्र हो गया, यहाँ से जो है इसका आयात होता था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। सातवाहन शासकों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए थे। इन शासकों को अधिकांश शीशा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। इन शासकों को अधिकांश शीशा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता था, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले सातवाहनों द्वारा शीशे के सिक्के जारी सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में शीशे के सिक्के इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। और शीशा जो है राजस्थान के जेवर से प्राप्त किया जाता था। राजस्थान के खेतड़ी से तांबे की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो राजस्थान के खेतड़ी से जो प्राप्त होता था वो है आपका तांबा, और शीशा प्राप्त होता था जावर खान से। ठीक है, राजस्थान के जावर खान से। सही आंसर भी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से किन पशुओं का अंकन किया गया? गाय, घोड़ा, भैंसा या फिर गैंडा? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भैंसा और गैंडा का इस पर अंकन मिलता है। गाय और घोड़ा का चित्र इस पर नहीं बना है। ठीक है, गाय और घोड़ा का चित्र नहीं बना है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ऋग्वैदिक काल के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? राजा को समिति द्वारा चुना जाता था। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी वज्रपति होता था। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वज्रपति होता था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो वज्रपति नहीं बल्कि पुरोहित होता था। ठीक है, पुरोहित। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वेद में गाते समय अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड। गाते समय अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख, यह जो है आपके यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, गाते समय जो अनुष्ठान किया जाता था इसका जो उल्लेख मिलता है मुख्य रूप से यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, और यजुर्वेद की रचना जो की गई थी वह उत्तर वैदिक काल में की गई थी। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद की रचना हुई थी, और इसका जो समय है 1000 से लेकर के 6000 BC तक है। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल जो है आपका 1900 से लेकर के 1000 तक है। ठीक है, 1000 BC तक। और यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से गायन से संबंधित है। गाय और उत्तर जो आपका वैदिक काल है इसमें इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, और इसका जो ऋषि होता था, यजुर्वेद का जो ऋषि है उसको कहा जाता था अध्वर्यु। यजुर्वेद के ऋषि को अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जैन धर्म के बारे में देखिए, इस धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्मावलंबियों में वाणिज्य और व्यापार करने वालों की संख्या अधिक देखने को मिलती है, या फिर इसकी जानकारी हमें अधिक मिलती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत है। इस धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, यह गलत है। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन जीन के नीचे उन्हें बताया गया है। देवताओं को जीन के नीचे बताया गया है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गाय को अनंदा और वनंदा सुखदा कहा गया है? अनंदा, वनंदा, सुखदा किस ग्रंथ में गाय को कहा गया है? सूत्र निपात, त्रिपिटक, विनय पिटक या फिर अभिधम्म पिटक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जो आपका सूत्र निपात है इसमें गाय को अनंदा, वनंदा और सुखदा कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और यह जो है जो आपका सूत्र निपात है प्राचीनतम क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। चैत्य और विहार का निर्माण मौर्योत्तर काल में किया गया था।
कार्ले पश्चिम दक्कन क्षेत्र में स्थित सबसे मशहूर चैत्य है, सबसे मशहूर चैत्य है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, चैत्य और विहार का निर्माण मरणोत्तर काल में किया गया था, यह गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, चैत्य एवं विहार इसका जो निर्माण है सातवाहनों के संरक्षण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक, और ये भी पश्चिमोत्तर जो दक्कन है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहाँ पर इसका निर्माण कराया गया था सातवाहनों द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से गलत है? तोलकाप्पियम यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तिरुक्कुरल दर्शन, सिलप्पाधिकारम अर्थशास्त्र और मणिमेगले बड़ी की कथा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिलप्पाधिकारम अर्थ, यह अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र नहीं बल्कि यह प्रेम को, या कह सकते हैं कि यह एक लव स्टोरी है। ठीक है, यह प्रेम प्रसंग का इसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक, प्रेम प्रसंग का। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जहांगीर के समय में। ठीक है, देखिए चित्रकला की शुरुआत जो अकबर के समय में हुई थी, लेकिन इसका सबसे अधिक जो विकास किया गया था जहांगीर के समय में। जहांगीर जो है चित्रकला को प्रोत्साहन देने वाला एक महत्वपूर्ण मुगल शासक था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रविड़ शैली के बारे में देखिए, इसमें गर्भगृह विमान शैली में निर्मित होते थे। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण काशी का कैलाशनाथ मंदिर है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, इसका जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वह गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है वह इसका एक महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, द्रविड़ मंदिर शैली का। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने दारुल सफ़ा की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह खिलजी? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह खिलजी। FST फिरोज शाह खिलजी द्वारा दारुल सफ़ा जो एक खैराती अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव की बात करें तो यह 5वें गुरु थे। यह सिख धर्म के 5वें, सिखों के 5वें गुरु थे और इन्हें के द्वारा 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। ठीक है, 1604 ईस्वी में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने शांति की स्थापना के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? देखिए, रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में स्थापित प्रशासनिक संगठन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारत में सर्वप्रथम नागरिक सेवा सिविल सर्विस का प्रारंभ लॉर्ड वेलेजली ने किया था। वेलेजली ने नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत। भारत में सर्वप्रथम नागरिक सेवा अर्थात सिविल सेवा का प्रारंभ वेलेजली ने किया था, यह गलत है। लेकिन इसके द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 ईस्वी में, जिससे कि जो सिविल सेवक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। ठीक है, बाकी जो नागरिक सेवा या सिविल सर्विस की जो शुरुआत है यह कार्नवालिस के समय में की गई थी। ठीक है, कार्नवालिस के समय में की गई थी। ठीक, और 1786 ईस्वी में। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बड़गांव की संधि, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि और सालबाई की संधि, ये जो संधियाँ हुई थी इनको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, बात करें अगर बड़गांव की संधि, यह हुई थी 1782 ईस्वी में बड़गांव की संधि हुई थी। सूरत की संधि की गई थी 1775 में, 1775 में सूरत की संधि की गई थी। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में और सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, 1782 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन डी, 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्टी लिपि जो है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। बात करेगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1855-56 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी और यह मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में
यह विद्रोह हुआ था, जनजातियों का एक विद्रोह था। और इस विद्रोह में सिद्धू और कान्हू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और बाद में इसमें भैरव और चिराग अली भी जुड़ गए थे। ठीक है। दूसरा आपका पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह जो है 1873 से लेकर के 1873 से 1885-86 ईस्वी तक चला था। ठीक है, पाबना विद्रोह हुआ था। ठीक, 19वीं सदी में। और यह जो है एक कृषक आंदोलन था और ये भी बंगाल में ही हुआ था। ठीक है, ये भी बंगाल में ही हुआ था। तो पाबना विद्रोह जो है 1873 से लेकर के 1885 ईस्वी तक पाबना विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह की बात करें 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। और यह बांग्लादेश, वर्तमान समय में अगर पूछे कि यह स्थान कहाँ पे है अहोम, तो बांग्लादेश के रंगपुर वाले क्षेत्र में यह मुख्य रूप से स्थित है। ठीक है। और यह जो विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह जो हुआ था, इसमें अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। गोमधर कुंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुकी विद्रोह की अगर हम बात करें, यह 1917 से 1919 ईस्वी तक कुकी विद्रोह हुआ था। और यह जो है मणिपुर वाले क्षेत्र में जनजातियों द्वारा किया गया एक विद्रोह है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? पूना श्रवणी सभा, इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन सभी को जो है क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, इन सभी को आपको क्रम से लगाना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में, इसका स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा मिल करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। दूसरा आपका पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था महादेव गोविंद रनाटे द्वारा। 1870 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, एक सेकेंड, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई ने, गलत दिया यार। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वह आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? 1876 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 ईस्वी में। ठीक है, 1866 में। बाकी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद रनाडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर जो होगा 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। 4, 2, 3, 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, मैडम HP ब्लाउतस्की और कर्नल एल्काट, इनके नेतृत्व में थियोसोफिकल सोसाइटी आंदोलन जो है संपूर्ण भारत में इसका विस्तार किया गया। थियोसोफिस्ट हिंदू और बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। ठीक है, थियोसोफिस्ट की अगर हम बात करें या थियोसोफिकल सोसाइटी की, HP ब्लाउटस्की और कर्नल अल्काट के नेतृत्व में थियोसोफिकल आंदोलन का संपूर्ण भारत में, देखिए इसके जो मूल संस्थापक हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी के जो मूल संस्थापक हैं मैडम ब्लाउटस्की, कर्नल अल्काट है। और इसके द्वारा इनकी जो स्थापना की गई थी वो अमेरिका में की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी इसकी, वह अमेरिका में की गई थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना करने और इसे मुख्य रूप से विख्यात करने, या कह सकते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने या पूरे भारत में फैलाने की जो जिम्मेदारी है, या कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है या फिर से जो योगदान है, वह एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने दिया था। ठीक है, और इसका सबसे पहले जो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है 1886 ईस्वी में मद्रास के अडयार में खोला गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मद्रास के अडयार में खोला गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पहला जो है गलत है, दूसरा सही है। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में देखिए, यह ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विरुद्ध किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसका नेतृत्व टी.के. माधवन के द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। वाइकोम सत्याग्रह जो है, वाइकोम सत्याग्रह यह 1924-25 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर राज्य में कांग्रेस नेता टी.के. माधवन द्वारा वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। और इसमें अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग को लेकर के यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह भू राजस्व नीति के विरुद्ध नहीं था, बल्कि जो मंदिर प्रवेश को लेकर है, मंदिर में प्रवेश को लेकर के मुख्य रूप से यह आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किया गया था।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। और तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब किया गया था, अगर ये पूछ ले तो याद रखिएगा 1839 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, तत्वबोधिनी सभा का। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किस अधिवेशन में कहा था? इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दलों के बीच समझौता हो गया था। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जो कांग्रेस अधिवेशन है अधिवेशन है लखनऊ का, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसका सी हो जाएगा ऑप्शन। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। अहमदाबाद मिल या मजदूर आंदोलन की बात करें, ठीक है, यह जो हुआ था आपका 1918 में हुआ था अहमदाबाद मजदूर हड़ताल। ठीक है, उसके बाद है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो यह 1918 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना के संस्थापक थे? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, और इसे टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसे टाइगर लीजन या द फ्री इंडिया लीजन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक, जो विदेशों में भारतीय युद्धबंदी थे उनको छुड़ा करके, उनको मिला करके एक भारतीय सेना बनाई गई थी जो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करेगी। ठीक है, युद्ध करेगी, आप इसे कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। ठीक, और इसमें मुख्य रूप से ज़्यादातर जो है लगभग 3000 के आसपास सैनिक थे। ठीक है, और वे सभी जो सैनिक थे ये वो लोग थे जिन्हें विदेशों में बंदी बनाया गया था। ठीक है, इनको छुड़वा करके जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने एक सेना का निर्माण करवाया था, जिसे द फ्री इंडिया लीजन या फिर टाइगर लीजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP, इसके अंतर्गत नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों को शामिल किया गया है? आगरा, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अंतर्गत आगरा और प्रयागराज शामिल हैं। ठीक है, NICDP इसके अंतर्गत 12 नए औद्योगिक जो नोड्स या फिर शहर हैं इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, बाकी खुरपिया उत्तराखंड से है, राजपुर पटियाला या पंजाब से है, दीधी महाराष्ट्र से है, पलक्कड़ है केरल से, गया बिहार का, जहीराबाद है तेलंगाना का, और ओरवाकल और कोपार्थी यह दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, तो यह सभी जो है नए जो 12 औद्योगिक गलियारों की घोषणा की गई है या औद्योगिक गलियारों का जो निर्माण किया जाएगा, जो शहरों का निर्माण किया जाएगा, उसके अंतर्गत ये सभी जो है 12 शहर शामिल हैं, जिसमें से 2 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, आगरा और प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी। ठीक, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया। इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं, इन्हें आपको बताना है। ठीक है, इन्हें जो है बताना है और इन्हें आपको कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, IIT के क्षेत्र में IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, IIT दिल्ली। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था।
2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जू घोषित किया गया था। ठीक है, और जो आपके उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में गांगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव की मान्यता दी गई थी या घोषित किया गया था। तो केंद्र सरकार बाकी जिन राज्यों द्वारा इनको जलीय जीव घोषित किया गया, कब किया गया, वो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उन्नति योजना के बारे में देखिए। यह उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योग के विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रारंभ किया गया है। यह उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों को सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। महिला निर्यातक निधि के संदर्भ में देखिए, इसकी शुरुआत विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में किया गया था और इसके अंतर्गत $50 मिलियन की राशि जमा की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 22-23 के अकॉर्डिंग इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और आंकड़ों की जो गणना है इसके लिए आधार वर्ष है 2011-12। इसके अनुसार शहरी भारत में अनुमानित जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय है वह 3,773 रुपया है और यह प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो 2022-23 में हुआ है 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है शहरी क्षेत्र में, यह जो है आपका 3773 रुपया नहीं है। ठीक है, 3773 रुपया नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, यह 3773 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 3773 रुपया है और शहरी क्षेत्र में यह है 6459 रुपया है। ठीक है, यह शहरी क्षेत्र में है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त किया है? किस राज्य को यह दर्जा प्राप्त हुआ है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन ए हो जाएगा। सितंबर 2024 में टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 के बारे में जो सूची जारी की गई है उसमें कंपनी और संबंधित देश जो है उससे आपको सम्मिलित करना है। एप्पल किस देश की कंपनी है? एप्पल की अगर हम बात करें, यह जो है एक अमेरिकी कंपनी है। एक्सेंचर यह आयरलैंड की कंपनी, BMW ग्रुप जो है जर्मनी की कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेरिका की कंपनी है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोई जाने वाली फसलों में सबसे अधिक फसल गेहूँ का है। गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक, गेहूँ की अगर हम बात करें तो गेहूँ का जो सबसे अधिक उत्पादन है वह गंगा में दोआब क्षेत्र में नहीं होता, बल्कि गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य 16 न्यायाधीश, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये जो पदाधिकारी हैं उच्च से निम्न क्रम की ओर सही वरीयता क्रम में आपको लगाना है, वरीयता क्रम में इनको सम्मिलित करना। ठीक है, लेकिन इनका जो वरीयता क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी वरीयता क्रम में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की साझा नदी परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा नदी परियोजना कौन कौन सी है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, रिहंद बांध बहुउद्देशीय परियोजना, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना और माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें से जो राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना है और माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, यह दोनों जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बाकी रिहंद परियोजना जो है इसका निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश में और इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण हुआ है। ठीक है, और वो भी जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद परियोजना का निर्माण किया गया। इसका जो निर्माण जो है अगर पूछ ले तो 1963 में इसका निर्माण किया गया था। ये भी फैक्ट जो है याद रखिएगा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है, चंबल नदी क्षेत्र में है। लखनऊ के कुकरेल में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2020 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है,
दूसरा आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से स्मित करना है। कुछ खनिज दिए गए स्थान, जैसे बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन जो होता है वो होता है बादा में। सेलखड़ी का जो प्रमुख उत्पादन है वो होता है हमीरपुर में। तांबा तांबा का जो उत्पादन है वो होता है आपका ललितपुर में। चूना पत्थर का मिर्ज़ापुर में, ठीक है, चूना पत्थर का मिर्ज़ापुर में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों पर विचार कीजिए और इन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा, ये आपका सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की सड़की शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, आगरा का ताजमहल, जौनपुर की अटल मस्जिद। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा, जौनपुर का अटल मस्जिद, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठुमरी टप्पा गायन बनारस घराना, ध्रुपद धमार गायन अतरौली घराना, ख्याल गायन जो है इटावा घराना और कत्थक नृत्य लखनऊ घराना। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्याल गायन इटावा घराना से संबंधित नहीं है, ठीक है। ख्याल गायन जो है इटावा घराना से नहीं संबंधित है। ख्याल गायन के लिए जो है यह मुख्य रूप से बनारस और लखनऊ घराना प्रसिद्ध है, ठीक है, ख्याल गायन के लिए बनारस और लखनऊ घराना, तो यही आपका सही हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन होता है सहारनपुर में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, सहारनपुर में आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में किया गया था और इस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक उत्तर प्रदेश के राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? इसका जो है सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा सही है, पहला गलत है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ नहीं बल्कि कहाँ पे हुआ था? कानपुर में, कानपुर में, ठीक है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर इसकी स्थापना के बारे में और पूछ ले कि इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1924 में इसका स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना के बाद, इसकी स्थापना के बाद कौन सी कार्रवाई की गई थी सबसे पहले? तो वह किया गया था 1925 में, जो काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका काकोरी ट्रेन कांड था जिसका नाम बदल करके वर्तमान समय में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। सबसे पहले यही जो घटना है इसकी स्थापना के बाद घटित हुआ था, ठीक है। सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका पहला सही, पहला गलत है, दूसरा सही, मतलब सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत में आय का असमान वितरण एवं उच्च बेरोजगारी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कार्ड दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 23-24 के बारे में देखिए। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 21 में 135 से उन्नत होकर के 22 में 134 हो गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 21 में 130 की तुलना में 22 में 132 हो गई है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। भारत कुल दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पे है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कार्ड दोनों सही है लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के बारे में देखिए। इस सूचकांक में स्वीडन को लगातार 14वें वर्ष पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत इसमें 39वें नंबर पर है। और इस रैंकिंग में भारत को सबसे तेज़ी से सुधार करने वाली उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात करें जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है यह पोर्टुलिस इंस्टीट्यूट की भागीदारी और WIPO द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और यह इस सूचकांक का 17वां संस्करण है और इस संस्करण का जो शीर्षक है वो है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें 133 देशों को, इसमें 133 देशों को रैंकिंग दी गई थी। पहले नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड और जो लगातार 14वें वर्ष पहला स्थान प्राप्त हुआ था, न कि स्वीडन है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पे है। और भारत को इसमें उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा गया है, भारत को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा गया है। भारत की अगर हम बात करें तो मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है भारत को, ठीक है।
तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में देखिए। विश्व में 2050 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। इस सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर है। भारत ने अब तक अपने 74.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी है 42% और इस सूचकांक भारत है 129वें नंबर पे। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत किस नंबर पे है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम बात करें, इसमें भारत की रैंकिंग है 176। ठीक है, 2024 वाले में। ठीक, बाकी 2025 वाला अभी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, वो अक्टूबर नवंबर तक प्रकाशित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय जो है क्या था? इसका जो विषय था वह सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 24-25 के बारे में देखिए। ये हम छोड़ देते हैं, ठीक, क्योंकि 25-26 का बजट आ चुका है। ठीक, तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सही सुनिश्चित नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना 1964, एक्जिम बैंक 1972, नाबार्ड का स्थापना 1982 और नेशनल हाउसिंग बैंक 1988। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एक्जिम बैंक 1972 ये आपका गलत है। ठीक है, एक्जिम बैंक की अगर हम बात करें, इसका स्थापना किया गया था 1972 नहीं बल्कि 1982 में किया गया था, 1982 में। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करें तो यह जो है 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद और स्थायी परिवर्तनशीलता नियम और छोटे शीर्षक से जुड़े जो प्रावधान हैं, अनुच्छेद है, उनको लागू किया गया था। और संविधान के शेष जो प्रावधान हैं उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक, और इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसी में कहा गया था कि आगे से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, और इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे ही गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। ठीक, और इसमें जो कह रहा है कि मूल अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू नहीं होते बल्कि इनको लागू किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के बारे में किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत? यह कथन किसका है? यह कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भाग 8 में किसका उल्लेख किया गया है? संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जाति SC और ST से रिलेटेड जो क्षेत्र है उनका उल्लेख किया गया है। भाग 14 लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। 17 में राजभाषा। इसका जो सही आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? परमाधिकार रीट। परमाधिकार रीट अमेरिका से लिया गया है, परमाधिकार रीट लिया गया अमेरिका से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड और मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परमाधिकार रीट अमेरिका या गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, परमाधिकार लेख जो है यह अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। ठीक, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख आधार हैं? परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी हैं। ठीक, परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह, यह सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है। संविधान में राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों संयारी की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के लिए कहा जाता है कि यह जो है भारतीय राज्य या भारतीय केंद्र जो है वह विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। विभक्त अर्थात इसमें राज्य की अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन भारत के अस्तित्व की गारंटी अर्थात इसमें दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाया जा सकता है, दो राज्यों को मिलाकर के, या फिर एक राज्य को तोड़ करके दो राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारत को तोड़ करके भारत से अलग कोई एक अलग देश बनाया जाए
तो इसकी मंजूरी नहीं है। इसलिए भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अपराध से दोष सिद्धि के संरक्षण के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प इसमें गलत है। यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। सिविल मामलों में पूर्वव्यापी दंड लगाया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, गलत है। यह नागरिक और विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण, और अगर ये पूछ ले कि किस अनुच्छेद में अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण है, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, और यह भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व नहीं है। एक समान सिविल संहिता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोक स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, लोक स्वास्थ्य में सुधार जो है यह उदार बौद्धिक दृष्टिकोण नहीं है। ठीक, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण करना, राज्य विधान परिषद का निर्माण करना, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। कौन सा विकल्प जो है सही है, अर्थात किसमें संशोधन साधारण बहुमत से होता है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 1, 2, 3। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके लिए जो है संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व इसके लिए साधारण नहीं बल्कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होती है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिकाओं को विधि बनाने संबंधी अधिकार निलंबित हो जाता है। संसद एवं राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि में टकराव हो सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है। देखिए यदि राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी होता हो तो संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राजसूची के मामलों की शक्ति अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहता है। ठीक, मतलब 6 महीने तक। जब आपातकाल अगर आज खत्म हुआ तो आज के बाद 6 महीने तक केंद्र द्वारा निर्मित की गई व्यवस्था लागू रहेगी, उसके बाद यह स्वतः ही हट जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपतियों का चयन निर्विरोध हुआ है। एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा या फिर कियान नारायण। कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। ये इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कार्य दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। स्थगन प्रस्ताव के बारे में देखिए, किसी अविलंबनी लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन यह आवश्यक है कि स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक है, कम से कम 50 सदस्यों का जो समर्थन है वह आवश्यक है, तभी आप स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। गठन वर्ष के आधार पर जो पंचायती राज समितियां हैं इनको क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसमें अशोक मेहता समिति, GVK राव, LM सिंधवी और थुंगन। अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करें, इसका जो गठन किया गया था 1977 में किया गया था, 1977 में। GVK राव समिति का गठन किया गया था 1985 में, GVK राव समिति का। LM सिंधवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। भारत का नियंत्रण के महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किन लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। विनियोग लेखा, वित्त लेखा, सरकारी उपक्रम संबंधी लेखा या फिर सांकेतिक कटौती संबंधी लेखा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, देखिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, ये सभी जो है प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति इन तीनों रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार
बढ़ते दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नागालैंड, केरल और गोवा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड, केरल और गोवा, ठीक, ऑप्शन बी सही है। भारत की गणना जनांकीय लाभांश वाले देशों में की जाती है। भारत में प्रौढ़ आयु वर्ग के लोगों की बहुलता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों संयारी की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और जो कार्यकारी जनसंख्या है भारत में 15 से लेकर के 64 वर्ष के बीच के लोगों को कार्यकारी जनसंख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के बाद शिशु लिंग अनुपात में लगातार ह्रास दिखाई दिया है। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात दशक 1991 से 2001 के दौरान देखा गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सबसे अधिक जो अंतर है किस राज्य में देखने को मिला था? सबसे अधिक अंतर यह आपको राजस्थान में देखने को मिला था। ठीक है, पुरुष और स्त्री साक्षरता में सबसे अधिक जो डिफरेंस है, सबसे अधिक जो गैप है, वह इन दोनों राज्यों में मतलब राजस्थान में देखने को मिलता है। इसमें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच में जो गैप है वह 27% है। ठीक है, 27%। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का कौन सा आरोही क्रम है? जनघनत्व की दृष्टि से मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, मिजोरम की अगर हम बात करें, इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 52 है। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व है 86 और नागालैंड का जनसंख्या घनत्व है 119। ठीक, बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना अभिकेंद्र बल के कारण नहीं होती है? ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा कुएं पर बल लगाना, मोड़ पर कार के पहियों एवं सड़क के मध्य लगाने वाला बल, या फिर साइकिल द्वारा कीचड़ को स्पर्श रेखीय रूप में ऊपर फेंकना। कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा कुएं पर बल लगना, यह आपका विकेंद्रीय बल के कारण नहीं होता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में बदलना, इंजन या ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, सितार ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका गलत है। सितार की अगर हम बात करें तो यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, बाकी विकल्प सही है। भू अस्थायी उपग्रह के बारे में देखिए, यह अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। जो भूत तुल्यकालिक उपग्रह हैं इनके बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। गामा किरण इसकी खोज किसने की थी? वैकुरल ने की थी। परावैगनी किरण की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रीटर ने। दृश्य किरण की खोज की थी न्यूटन ने, और अवरक्त किरण की जो खोज है वह हर्शेल ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कम दूरी वाले परावर्तक सतह ध्वनि को अपरिवर्तित कर देते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। कम दूरी वाले परावर्तक सतह ध्वनि को अपवर्तित कर देते हैं, आपका गलत है। ठीक है, यह जो है गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें अस्पष्ट जो प्रतिध्वनि है यह सुनने के लिए आवश्यक है कि परावर्तक सतह श्रोता से कम दूरी पर हो। ठीक है, जिससे कि परिवर्तित ध्वनि को उस तक पहुंचने में 0 से 1 सेकेंड का समय लग सके। ठीक है, समय लगे, तो ये जो है आपका दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था, ऑप्शन डी सही है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन डी इसका सही है। भारत का पहला साइबर लॉ निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ईस्वी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। कौन है? यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान
प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपन्न होता है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जल का उपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जल का उपचयन होता है, यह गलत है। ठीक है, जल का की बात करें, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ये सभी जो घटनाएं हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया क्षुद्रांत में संपन्न होती है? मंड का शर्करा में परिवर्तन, जठर रस का स्त्राव, भोजन को क्षारीय बनाना या फिर जल का अवशोषण। यहाँ जो क्षुद्रांत है वो संपन्न, उसमें भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियाँ भित्ति पतली होती है। नीले पूरे शरीर में रक्त भोजन पहुँचाने का कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहले में क्या कह रहा है कि आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति पतली होती है, गलत है। आलिंद की अपेक्षा नीले की जो पेशीय भित्ति है वो पतली नहीं बल्कि मोटी होती है। ठीक है, मोटी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मेरुरज्जु में स्थित तंत्रिकाएं सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वृद्धि हार्मोन, यह स्त्री लैंगिक अंगों का विकास होता है। थायरॉक्सिन से उपापचय का नियमन यह करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। और टेस्टोस्टेरोन पुरुष जननांग में परिवर्तन से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन यह शरीर के सभी अंगों में वृद्धि से संबंधित है, न कि केवल स्त्री के लैंगिक अंगों के विकास से। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकंद का उदाहरण है? हल्दी, अदरक, आलू या फिर जिमीकंद। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन प्रकंद का उदाहरण है। देखिए, हल्दी और अदरक ये दोनों जो है प्रकंद का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, हल्दी हो गया, अदरक, केला, फल, ये सभी प्रकंद के उदाहरण हैं। आलू स्तंभकंद का उदाहरण है। प्याज और लहसुन जो है सल्ककंद, और उसके साथ साथ जो जिमीकंद है घनकंद का उदाहरण है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मीथेन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? आवर्त सारणी में यह एल्कीन श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है और यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। इसका उपयोग हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आवर्त सारणी में यह एल्कीन श्रेणी के अंतर्गत आता है, यह गलत है। ठीक है, यही आपका गलत है। मीथेन की बात करें तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और यह एक कार्बनिक गैस है जिसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है लाल चींटियों से। ठीक है, लाल चींटियों से। ऑक्जैलिक अम्ल की प्राप्ति होती है किससे? ऑक्जैलिक अम्ल प्राप्त होता है सॉरेल वृक्ष से। गुलेटिमिन अम्ल जो है गेहूँ से प्राप्त होता है, और टॉटरिक इमली से। इसका जो सही आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? केशव देव मालवीय पेट्रोलियम है देहरादून में। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज ये आपके नई दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी मुंबई। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जियो टेक्नोलॉजिक्स जोरहाट। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज नई दिल्ली, ये आपका गलत है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज ये नई दिल्ली नहीं बल्कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सोलर पॉड के जल में नमक मिलाकर उसे सघन बनाया जाता है, पॉड से जल बाहर न निकल सके। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों सही आ रही की सही व्याख्या करता है। सोलर पॉड के जल में नमक मिलाकर उसे सघन बनाया जाता है और पॉड से जल बाहर न निकल सके, यह ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। भारत लघु रिएक्टर के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर है। यह PHWR तकनीक पर आधारित है। इसका निर्माण बार्क द्वारा किया गया था और इसे रक्षा बलों के उपयोग के लिए बनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसे रक्षा बलों के उपयोग के लिए नहीं बल्कि बिजली या फिर विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से इसे बनाया गया था। ठीक है, बार्क जो है परमाणु ऊर्जा क्षमताओं का विस्तार करने के लिए इसके बनाया गया था। ठीक,
तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लूनर नोड फर्स्ट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? एक रेट्रो वायरस, एक कृत्रिम मधुरक, चंद्रमा पर लाइट हाउस या फिर भारत का सैटेलाइट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, या चंद्रमा पर लाइट हाउस है। ठीक है, चंद्रमा पर लाइट हाउस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से रीजनिंग वाला सेक्शन शुरू है, तो मैं आंसर बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, इसका जो सही आंसर वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका 128, 124 का 128 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 731। और क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29, ऑप्शन बी 29 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वीनस आर्बिटर मिशन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? इस मिशन का जो प्रक्षेपण है 2025 में प्रस्तावित है। इस मिशन के लिए कुल 1236 करोड़ रुपए कोष को मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल की जांच करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, यह मिशन जो है, अगर हम बात करें वीनस मिशन, वीनस मिशन, वीनस मिशन की अगर हम बात करें तो ये जो प्रस्तावित है यह आपका 2024 में 2024 कह रहे हैं, 2025 नहीं बल्कि 2028 में प्रस्तावित है। ठीक है, 2028 में वीनस मिशन प्रस्तावित है। बाकी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के बारे में देखिए, टीबी के मामले की दर वर्ष 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। टीबी से होने वाली मृत्यु दर 2022 में 23 लाख जनसंख्या हो गई है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस बाघ अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पेच बाघ अभ्यारण्य। कहाँ पे है? एमपी में, एमपी में है, और इसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को नोमैडिक एलिफेंट जो 2024 है, यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। मैत्री की बात करें, यह होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। सी डिफेंडर का आयोजन भारत और मिस्र के बीच में होता है। साइक्लोन भारत और सी डिफेंडर भारत अमेरिका है और साइक्लोन भारत और मिस्र है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024, इसमें नवीन विश्वविद्यालयों के नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया और इनमें नवीन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपवन योजना के तहत शहरों से लेकर के गाँव तक सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए पौधों की कटिंग की जाएगी। हेरिटेज ट्री और ऑप्शन योजना के माध्यम से विरासत वृक्षों का पोषण किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। यह नव नियुक्ति है तो ये अब छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था, यह आपको बताना है। ठीक है, और यह पहला पुरस्कार था इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला पुरस्कार था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह किसे दिया गया था यह आपको बताना है। यह दिया गया था प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को, प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, द मिडनाइट लाइब्रेरी, द मिडनाइट लाइब्रेरी की रचना किसने की थी? द मिडनाइट लाइब्रेरी की रचना की गई थी मैट हेग द्वारा। द नमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ, इसकी रचना या कह सकते हैं कि इसकी जो लेखक हैं वह किंगसुक नाग हैं, किंगसुक नाग। वेलकम टू पैराडाइज, इसकी रचना की गई है ट्विंकल खन्ना द्वारा। और इट हैप्स फॉर अ रीजन प्रीति शिनॉय। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1 2 4 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और इसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर किए हैं। तो इसे आप लोग सॉल्व करिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।